हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में वो चैप्टर लेके आया हूं जो आपकी पास होने में, आपकी डिवीजन बनाने में अहम भूमिका निभाता है। द कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू। इसकी मैं लगभग सभी थ्योरम कराऊंगा और सारे क्वेश्चन कराऊंगा, कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। और हाँ, अगर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपको लगभग 90% से ऊपर मार्क्स लाने हैं तो सिर्फ 3 चैप्टर काफी हैं आपके लिए। पहला चैप्टर आपको करना है एनालिटिक फंक्शन, वो भी पास होने में अहम भूमिका निभाता है। उसमें से एक थ्योरम और लगभग 2 एग्जाम्पल आ जाते हैं। दूसरा इससे भी ज्यादा शानदार चैप्टर है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल की मैंने लगभग सारी थ्योरम प्रूफ की हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाले हैं 100%। फिर आप सिंगुलरिटी कर लें। सिंगुलरिटी की मैंने 2 वीडियो डाली हैं और लगभग सिंगुलरिटी में से 2 या 3 नंबर का आ जाता है। लेकिन जो ये चैप्टर है ये भी उन्हीं की टक्कर का और उनसे ज्यादा हैवी है, द कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू। इसकी मैं सारी थ्योरम बताऊंगा, सारे क्वेश्चन बताऊंगा और मैं वादा करता हूं कि आपको ट्यूशन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से आपका सब कुछ हो जाएगा। दूसरी बात, स्टूडेंटों के कमेंट आते हैं कि हमारा सिलेबस, मेरा यहां कोई सिलेबस नहीं है। ऑल इंडियन यूनिवर्सिटीज के लिए मैं पढ़ाता हूं। आप अपना खुद सिलेबस देखें कि आपके सिलेबस में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर सारे चैप्टर हैं, तो समझ लो मैं आपकी यूनिवर्सिटी को पढ़ाता हूं। यह नहीं है कि मैं तो इस यूनिवर्सिटी का हूं कि मैं इस यूनिवर्सिटी का हूं। मैं किसी यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशल नहीं पढ़ाता, मैं ऑल यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ाता हूं। मेरे पास तो बुक है, बुक के चैप्टर हैं, वो चैप्टर आपकी यूनिवर्सिटी में है तो मेरी वीडियो आपके लिए 100% यूजफुल है। वैसे लगभग 10-15 यूनिवर्सिटियों का सिलेबस अब सेम हो गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, और कुछ यूनिवर्सिटियों का है उनका भी हो जाएगा या सेम है ऑलरेडी। कितना फर्क है कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बीएससी 6 में है, पहले बीएससी में भी हुआ करती थी और एमएससी में, और आज भी एमएससी में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। तो कोई अंतर नहीं है, वही चैप्टर के आगे पीछे इधर उधर 1-2 चैप्टर चेंज कर दिए हैं। बाकी आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मेरी वीडियो आप ये समझते होंगे केवल इंडिया में ही देखते हैं, आउट ऑफ कंट्री भी देखते हैं, जहां हिंदी लगभग लोग समझ जाते हैं, वहां के लोग भी मेरी वीडियो को खूब देखते हैं। ठीक है, तो बस मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आप अपना सिलेबस देखें कि हमारी यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या है, आपके डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर क्या पढ़ाते हैं, वो देखें कौन सी बुक है, और आप जो चैप्टर आपकी बुक में है उस चैप्टर को आप सर्च करें, साथ में बीएससी मैथ अलीगढ़ लिखें, वो चैप्टर सबसे ऊपर निकल के आ जाएगा। तो समझ लो वो आप ही के लिए है। ठीक है, तो आज हम समझा रहे हैं रेसिड्यू आखिर होती क्या है। रेसिड्यू केवल एक निकनेम समझ लीजिए। जैसे आपने सिंगुलरिटी पढ़ी है, जिस पॉइंट पर सिंगुलरिटी बनती है वो पॉइंट वहां सिंगुलर होता था और उस पॉइंट पर यहां फंक्शन रेसिड्यू कहलाएगा। तीनों चैप्टर उधर एनालिटिक, फिर सिंगुलरिटी और रेसिड्यू के एक दूसरे से मैच खाते हैं। आपने एनालिटिक फंक्शन अगर पढ़ा होगा तो जिस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है वो पॉइंट सिंगुलरिटी कहलाएगा या उस पॉइंट पर रेसिड्यू बनेगी। तो चलिए अब मैं बताऊंगा आपको कि हम रेसिड्यू या सिंगुलरिटी कहां निकालते थे। उसके लिए आपको कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल में जाना होगा और लॉरेंट सीरीज समझनी होगी। मैंने लॉरेंट सीरीज को डिफाइन किया है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल में, तो यहां भी मैं एक एक पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम लॉरेंट सीरीज का एक्सपेंशन देखते हैं। रेसिड्यू ऑफ ए फंक्शन, रेसिड्यू ऑफ ए फंक्शन, we have by Laurent expression fz equal a naught a1 z minus a प्लस a2 z माइनस a का होल स्क्वायर प्लस a3 z माइनस a का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस b1 अपॉन z माइनस a प्लस b2 अपॉन z माइनस a का होल स्क्वायर प्लस b3 अपॉन z माइनस a का होल क्यूब प्लस डॉट डॉट। इसे सिग्मा में लिख सकते हैं कैसे? एफ जेड इक्वल टू, ये यहां से लेकर यहां डॉट डॉट तक, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं? एन इक्वल 0 से इंफिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? सिग्मा एन इक्वल 1 से लेकर इंफिनिटी बी एन अपॉन जेड माइनस ए की पावर एन। यहां ए एन और बी एन क्या क्या होते थे वो भी दिखा रहे हैं। वे आर
ए एन इक्वल होता था 1/2 पाई सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस 1 डी जेड, एंड बी एन इक्वल होता था 1/2 पाई सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर माइनस के एन प्लस 1 डी जेड। अब आप देखेंगे यहां से रेजिड्यू नहीं निकलेगी क्योंकि यहां नेगेटिव पावर नहीं है, और यहां से रेजिड्यू निकल जाएगी क्योंकि यहां नेगेटिव पावर है। इसको मैंने इस टाइप से बताया है, ये प्रिंसिपल वैल्यू ये है, जनरल वैल्यू ये है। जनरल वैल्यू की यहां कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हम जो रेजिड्यू निकालेंगे या जैसे मैंने सिंगुलरिटी बताई थी, केवल और केवल यहां प्रिंसिपल वैल्यू का यूज होगा। तो जनरल वैल्यू की यहां कोई जरूरत नहीं है, ये है प्रिंसिपल वैल्यू, इसकी जरूरत पड़ेगी प्रिंसिपल वैल्यू की। हां, अब बात आई किस पर? रेजिड्यू पर। आपने सिंगुलरिटी निकाली थी तो वहां कोई आंसर भी आया था, वो आंसर ही रेजिड्यू कहलाएगा। देखिए, अगर मैं इसमें से इस पॉइंट को लेता हूं, क्यों ले रहा हूं इसको? क्योंकि इसकी पावर नीचे की एक है, तो ये सिंपल पोल कहलाएगा। सिंगुलरिटी में आप पढ़ चुके होंगे। इसकी रेजिड्यू किस पर निकलेगी? जेड इक्वल ए पर, क्योंकि जेड बराबर ए रखने पर एनालिटिक नहीं होगा, तो सिंगुलरिटी क्या हो गई? ए। तो यहां जेड बराबर ए पे हम रेजिड्यू निकालेंगे तो जो आंसर होगा वो B1 आएगा। वो मैं बताऊंगा अभी विद एग्जांपल, एक एक पॉइंट। तो ये बात मैं यहां लिख रहा हूं, द कोफिशिएंट वन अपॉन जेड माइनस ए, इसका कोफिशिएंट क्या होगा? B1 इन लॉरेंट एक्सपेंशन। लॉरेंट एक्सप्रेशन ये वाली चीज लिखी हुई है, इज कॉल्ड रेजिड्यू ऑफ एफ जेड। किस पर निकालते हैं? एट जेड बराबर ए पर, क्योंकि यहां ए पर ही सिंगुलरिटी निकलेगी। हेयर ये जो B1 है, अब B1 इज द रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू ए पर। इसका मतलब क्या हुआ? जेड बराबर ए पर ये B1 जो आंसर है बना, यही क्या कहलाएगा? रेजिड्यू कहलाएगा। ये कैसे आएगा मैं हर बात बताऊंगा विद एग्जांपल के। अगर वीडियो में कोई भी पॉइंट समझ में ना आए तो डिसलाइक कर देना, वरना लाइक तो करना ही पड़ेगा, ठीक है? आइए, जेड बराबर ए पर। अब नाउ पुटिंग एन इक्वल 1 रख दीजिए इस वाली टर्म में, यहां नंबर डाले देता हूं, दिस इज फर्स्ट और दिस इज सेकंड। अगर मैं यहां एन इक्वल 1 रखता हूं यहां पर इन सेकंड, तो यहां बना ये B1 1/2 सी। अगर आप यहां एक रख देंगे तो माइनस का एक प्लस का एक 0, जेड माइनस ए की पावर 0 का मान 1, सिर्फ बचा एफ जेड और डी जेड। इसका मतलब यह हुआ, दैट इज मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2 सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू B1। इसकी जो रेजिड्यू बनी वो क्या बनी? B1। आगे मैं यूज करूंगा, क्या बना रहा हूं? दिस इंप्लाइज सी एफ जेड डी जेड इक्वल 2 ये इधर मल्टीप्लाई में गया B1। ये आपकी थ्योरम कोची रेजिड्यू थ्योरम में काम आएगी। अगर यहां समझ लिया है तो वहां क्लियर समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहां मैं ये डायरेक्ट लिखूंगा। तो ये कहां काम आएगी? कोची रेजिड्यू थ्योरम। अब मैंने तुम्हें सिर्फ ये किताब की तरह बताया, मुझे एग्जाम्पल भी बताना चाहिए जिससे आपको क्लियर हो जाए कि वास्तव में रेजिड्यू होती क्या है। तो एग्जाम्पल देखते हैं इधर। तो रेजिड्यू निकालेंगे हम, इसके लिए एक अभी कॉर्नर और लिखे देता हूं नोट। रेजिड्यू एट ए सिंपल पोल।
आप कहेंगे पोल क्या होता है? ये मैंने सब सिंगुलरिटी में बताया है, सिंगुलरिटी ही पोल कहलाता है। यहां सिंपल पोल क्यों है? इसकी पावर 1 है और पोल क्या है? Z बराबर ए इज द पोल और ऑर्डर कितना है इसका? 1 है, इसकी होल पावर 1 है नीचे की, तो इसीलिए इसका ऑर्डर क्या कहलाएगा? 1। तो अभी हम 1 के लिए बता रहे हैं नियम। चलिए, तो इसके लिए मैं जब बता रहा हूं तो क्या रूल होता है निकालने का? जिस पर ये रेसिड्यू निकले, जैसे यहां ए पर निकलती, तो लिमिट z टेंस टू ए, z माइनस ए इंटू जो क्वेश्चन होगा वो, भाई रेसिड्यू जिस पे निकलेगी उसकी यहां मल्टीप्लाई होगी टोटल फंक्शन, इसका जो आंसर आएगा वही रेसिड्यू कहलाएगा B1 से। मैंने B1 कह दिया। अब एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल लिखते हैं, 2 एग्जाम्पल बताएंगे। चलिए, आपको फाइंड द रेसिड्यू ऑफ फंक्शन z स्क्वायर अपॉन z माइनस ए, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो आप समझ गए होंगे कि रेसिड्यू किस पे निकलेगी? जिस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं हो उस पॉइंट पर रेसिड्यू निकलती है। सबसे सिंपल डेफिनेशन है। तो z बराबर ए पर। तो सॉल्यूशन करिए इसका। मान लीजिए लेट एफ जेड इक्वल z स्क्वायर अपॉन z माइनस ए। तो ये सिंपल पोल भी है, तो एक छोटी सी लाइन लिख दूं, क्योंकि अब आप एग्जाम्पल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो तरीका मालूम होना चाहिए। Therefore fz has simple pole at z इक्वल टू किस पे निकलेगा सिंपल पोल? ए पर। दैट इज इसका ऑर्डर और कितना होगा? ऑर्डर ऑफ पोल, इस पोल का ऑर्डर कितना है? इज 1। यहां कितना है? ऑर्डर 2 है, तो ये सिंपल पोल हुआ ही नहीं। जब एक ऑर्डर हो वही सिर्फ सिंपल पोल कहलाएगा। पोल क्या है? यहां z बराबर ए है पोल, इसमें भी z बराबर ए है, और यहां भी मैंने ऐसा ही क्वेश्चन दिया है, z बराबर ए। अब ये फॉर्मूला अपनाइए, तब लिमिट किस पे निकला है रेसिड्यू पोल? z बराबर ए पर। तो लिमिट z टेंस टू ए, z माइनस ए इंटू एफ जेड। लिमिट z टेंस टू ए, z माइनस ए, एफ जेड बोलिए कितना आया? z स्क्वायर अपॉन z माइनस ए। ये आपका कट गया, कितना बचा यहां? z स्क्वायर। लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये a स्क्वायर। तो देख लो यहां क्या है? B1 है और B1 की जगह पे क्या आ गया? a स्क्वायर। तो a स्क्वायर इज द रेसिड्यू ऑफ z स्क्वायर अपॉन z माइनस ए। अभी एक और एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है? एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, डायरेक्ट इसी का सेकंड पार्ट बना देता हूं। एफ जेड इक्वल मैंने ले लिया z प्लस 1 अपॉन z माइनस 3। तो अब आप क्लियर समझ गए होंगे कि रेसिड्यू किस पे निकलेगा? z बराबर -1 का z बराबर 3। अरे z बराबर -1 पे तो जीरोज निकलेगा। रेसिड्यू तो कब निकलेगा? जब नेगेटिव पावर बन रही हो। तो किसकी बन रही है? z माइनस 3 की। या फंक्शन किस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है उस पर रेसिड्यू निकलेगा। तो यहां पोल क्या हो गया? z बराबर 3 हो गया। तो लिमिट रखेंगे z टेंस टू 3 इंटू एफ जेड। देखिए ये लाइन लिखनी होगी, सिंस एफ जेड हैज सिंपल पोल एट z इक्वल टू 3 पर ऑफ ऑर्डर 1। मैंने ऐसे लिख दिया, ऑर्डर 1 लिख सकते हैं। दैट इज लिमिट z टेंस टू 3 z माइनस 3 इंटू एफ जेड। तो z माइनस 3 इंटू एफ जेड की वैल्यू z प्लस 1 अपॉन z माइनस 3। इससे ये कट गया, कितना बचा? z प्लस 1। लिमिट रखेंगे z टेंस टू 3, तो यहां 3 और 1 क्या हो गया? 4। यहां a स्क्वायर था और यहां क्या था? 4 था। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि जब यहां 2 पावर हो, 3 पावर हो, तो हम कैसे निकालते हैं। ये फर्स्ट फॉर्मूला समझ लीजिए, और इसके मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर या फोर्थ ऑर्डर में बने तब हम रेसिड्यू कैसे निकालते हैं। अभी तो मैंने सिंपल पोल बताया था, अब एनी ऑर्डर हो। रेसिड्यू ऑफ फंक्शन at a pole of order
एम, दैट इज एम की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 से बड़ी, और नहीं फिर सिंपल पोल बन जाएगा। चलिए उसके लिए फॉर्मूला बनाएंगे। तो लेट एफ जेड हैज ए पोल ऑफ ऑर्डर एम एट एम एट जेड इक्वल ए पर, दिखाई दे रहा होगा जेड इक्वल ए पर। तब मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं, तो लिमिट जेड टेंस टू ए ही आएगा जिस पर निकल रहा है, लेकिन यहां ऑर्डर मैंने एम मान लिया, एम की जगह पे 1 से ज्यादा होंगे, 2 3 4 5, तो 1 अपॉन फैक्टोरियल एम माइनस 1 डी की पावर एम माइनस 1 अपॉन डी जेड की पावर एम माइनस 1 जेड माइनस ए की पावर एम इंटू एफ जेड। इसे सॉल्व करने पर रेसिड्यू निकलती है। आइए मैं अब एग्जाम्पल से समझाऊंगा, बड़ा मस्त, वैसे मजा आ रहा होगा, एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है ना, तो प्लीज आप अपने फ्रेंडों को शेयर जरूर किया करें। अगर आपने अपने एक फ्रेंड को मेरी वीडियो शेयर कर दी तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे दक्षिणा में कुछ ना कुछ जरूर दिया है। ठीक है, चलिए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। एवोल्यूट द रेसिड्यू of function z प्लस a अपॉन z माइनस a का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। यहां देखिए पावर 2 हो गई, तो स्वाभाविक है कौन सा लगेगा, ऑर्डर वाला फॉर्मूला लगेगा, सिंपल वाला नहीं लगेगा। तो चलिए लेट, मान लीजिए इसे सॉल्व कर रहे हैं अब। सॉल्यूशन एफ जेड इक्वल टू जेड प्लस ए अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। हेयर यहां z बराबर a पर, इस पर इज द रेसिड्यू, इज द पोल, पहले पोल ही तो आएगा, पोल पोल बन रहा है z बराबर a पर, कितने ऑर्डर का, ऑफ ऑर्डर 2 का। अगर यहां 3 होता तो 3 लिख देते, 4 होता तो 4 लिख देते। देयरफॉर रेसिड्यू निकालेंगे ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू ए पर। तब हम पहले फॉर्मूला क्या जानते हैं वो लिखते हैं। वी हैव लिमिट जेड टेंस टू ए 1 अपॉन फैक्टोरियल एम माइनस 1 डी की एम माइनस 1 डी जेड की एम माइनस 1 जेड माइनस ए की पावर एम इंटू एफ जेड। देखिए यहां पर केवल m इक्वल 2 है, बाकी तो यहां a ही लिख रहा है, तो ये सेम है, z टेंस टू a ही लगेगा। बस m की वैल्यू कितनी रखनी है इसमें, 2, और f z की वैल्यू ये रही, तो यहां 2 रखेंगे तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, यहां 2 रखेंगे तो d अपॉन डी जेड, यहां z माइनस a 2 रखेंगे तो 2, एफ जेड की वैल्यू ये रही, z प्लस a अपॉन z माइनस a का होल स्क्वायर। इससे ये कट गया। अब तो सिर्फ आपको लिमिट रखनी है z टेंस टू a, लेकिन इससे इसका एक बार डिफरेंशियल करना होगा। चलिए d अपॉन डी जेड, ब्रैकेट में बचा z प्लस a, इसका तो 0 हो गया, इसका हो गया 1, तो कितना आंसर हो गया इसका, 1 हो गया। कांस्टेंट में लिमिट रख ही नहीं पाते तो सिर्फ क्या आया इसका आंसर, 1। अभी एक एग्जांपल आपके लिए दे रहा हूं। एफ जेड इक्वल जेड स्क्वायर प्लस ए अपॉन जेड माइनस ए की पावर 2, दिख रहा होगा शायद, जेड स्क्वायर प्लस ए अपॉन जेड माइनस ए की होल पावर 2 है। ये आपको करना है। एक और एग्जांपल लीजिए, यही इसी को लिख रहा हूं एग्जांपल। एवोल्यूट द रेसिड्यू ऑफ फंक्शन जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 3 का होल क्यूब। अब के यहां पावर 3 ले लीजिए, तो m बराबर कितना होगा, 3, और पोल किस पर निकल रहा है, z बराबर 3 पर, ऑर्डर कितना हो गया, 3, बस यही समझना था। चलिए तो ये मान लीजिए इसकी तरह, लेट एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 3 का क्यूब। फिर यहां इसकी तरह लिखिए, हेयर z इक्वल 3, ये 3 इज द पोल ऑफ ऑर्डर 3।
देयरफॉर रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू ए पर 3 पर। तो फॉर्मूला तो ये लिख ही रहा है, इसे न लिखूं, इसको आपको लिखना है, चलो लिख देता हूं। वी हैव लिमिट जेड टेंस टू ए 1 अपॉन फैक्टोरियल m माइनस 1 डी जेड की पावर m माइनस 1 जेड माइनस ए की पावर m इंटू एफ जेड। यहां पर a इक्वल 3 है और m इक्वल भी 3 है, 3 ऑर्डर है और a की वैल्यू भी यहां 3 है। रख दीजिए लिमिट z टेंस टू 3, यहां रखेंगे तो फैक्टोरियल 2, यहां रखेंगे डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर, यहां z माइनस 3, यहां भी 3, एफ जेड की वैल्यू ये रही जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 3 की पावर 3, ये कट गया 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर, यहां बचा जेड स्क्वायर प्लस 1। इस फंक्शन का पूरे का कै बार डिफरेंशियल है? 2 बार। एक बार हो गया इसका 2z और दोबारा में हो गया 2, तो ये आया 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 2, इसका मान भी 2 होता है, कट गया सिर्फ और सिर्फ 1। लिमिट कांस्टेंट में लगती नहीं है, यही इसका आंसर है। यहां तक आपको ये टॉपिक कैसा लगा, एक छोटा सा कमेंट जरूर भेज दिया करो। आप कोई कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है? चलिए आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब आपको बताते हैं इन्फिनिटी पे रेसिड्यू हम कैसे निकालते हैं, ठीक है? रेसिड्यू ऑफ एफ जेड ऑफ फंक्शन एट इन्फिनिटी पर एक बात बताऊंगा आपको, अगर वास्तव में आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पूरी करनी है तो आप चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए, लेकिन जहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे जो हर साल आते हैं वो केवल मेंबर्स के लिए मिलेंगे, आप उससे रह जाएंगे। इसीलिए और बहुत थोड़ी फीस रखी है, 399 रुपए। आप सोचिए 399 रुपए में आपको 4 बुक होंगी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मैट्रिक स्पेस, न्यूमेरिकल एनालिसिस और ऑपरेशन रिसर्च। कहने का मतलब आपके लिए पूरा चैनल खुल जाएगा, किसी भी वीडियो पर आपके लिए फिर लॉक ही नहीं होगा। आपके सिलेबस में जितनी भी बुक हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, वो सब खुल जाएंगे। तो 399 रुपए में आजकल आता क्या है? तो आप चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए, जिससे कि आपका कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बाद फिर मैं मैट्रिक स्पेस पर नंबर लूंगा, और हाँ, 1 तारीख से लगभग सभी वीडियो पर जो मुझे मालूम है कौन कौन सी पर लॉक लगाना है, लगभग 50% वीडियो पर लॉक लग जाएगा, केवल मेंबर्स के लिए वो खुलेंगी। तो आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए, आपको पूरा मजा आएगा, एक एक क्वेश्चन आपकी समझ में आएगा। सपोज करिए आपने चैनल की मेंबरशिप ले ली और केवल एक ही बुक करी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और इसी कोची इसके रेसिड्यू वाले चैप्टर के, और 2 क्वेश्चन कम से कम आपको वो फंस गए जो मैंने बता दिए, तो 400 रुपए आपकी वसूल हो गए। कोई बड़ी बात नहीं है 400 रुपए। आप कहीं ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ते होंगे तो वहां भी ऐसा समझ में नहीं आएगा, मैं एक एक पॉइंट समझाता हूं, ठीक है? चलिए इन्फिनिटी पे निकालते हैं। लेट द फंक्शन एफ जेड हैज एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, ये मैंने बताई है। इन्फिनिटी पर सिंगुलरिटी जो बनेगी वो आइसोलेटेड का मतलब केवल एक ही जगह, इन्फिनिटी पर। बाकी पॉइंटों पे सिंगुलरिटी अलग होगी, लेकिन इन्फिनिटी पर सबसे स्पेशल होगी अलग। जब भी तो इसको मैंने कह दिया आइसोलेटेड। आइसोलेट का मतलब जानते हैं, कोरोना में आइसोलेटेड हो गया, वो सबसे दूर हो गया, ठीक है? तो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी एट z टेंस टू इंफिनिटी, तब then the residue of fz at z इक्वल इंफिनिटी पर कैसे निकालते हैं? लिमिट z टेंस टू इंफिनिटी माइनस z इंटू एफ जेड करते हैं। बस इतनी सी कहानी थी। आइए मैं अब एग्जाम्पल बता रहा हूं। Evaluate the residue of function z square upon z minus 1, z minus 2, z minus 3। काय पे निकालना है? एट z टेंस टू
इन्फिनिटी पर। चलिए तो इसे मान लेते हैं, लेट एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1, जेड माइनस 2, जेड माइनस 3, लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी माइनस जेड इंटू एफ जेड। रखिए इसमें तो माइनस जेड इंटू एफ जेड, जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1, जेड माइनस 2, जेड माइनस 3। लिमिट लगाएंगे, अभी लिमिट नहीं लगा सकते, नहीं इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगी। यहां से जेड कॉमन, यहां से कॉमन, यहां से जेड क्यू, ऊपर वाला क्यू कट जाएगा कॉमन लेके, तो ऊपर बचेगा -1, यहां बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन जेड, यहां बचेगा 1 माइनस 2 अपॉन जेड, यहां 1 माइनस 3 अपॉन जेड। लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो -1 अपॉन ये 0, 1 बचा, यहां 2 अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 बचा, ये भी 1, कहने का मतलब -1 आंसर आ गया। अब दूसरा एग्जाम्पल ऐसा भी आ सकता है कि अगर मैं इन्फिनिटी रखूं तो ये डज नॉट डिफाइन भी हो सकता है, क्योंकि यहां लिमिट इन्फिनिटी है। जब ये डज नॉट डिफाइन हो तो फिर हम क्या करेंगे, दूसरा फॉर्मूला देखिए, इफ लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी रखने पर माइनस जेड इंटू एफ जेड क्या हो जाए, डज नॉट डिफाइन। तब हम लेते हैं द कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड, क्या कहलाती है, इज द रेजिड्यू ऑफ एफ जेड। आइए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, यहीं लिख, आप ये लाइन लिख लेना, एवल्यूट द रेजिड्यू ऑफ फंक्शन, इतना लिख लेना, एफ जेड इक्वल जेड क्यू अपॉन जेड स्क्वायर -1 एट जेड टेंस टू इन्फिनिटी। तो यही फॉर्मूला पहले हम लगा के देखते हैं, लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी माइनस जेड इंटू एफ जेड। तो जेड टेंस टू इन्फिनिटी माइनस जेड इंटू जेड क्यू अपॉन जेड स्क्वायर -1। अभी यहां भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाएगी, लेकिन नीचे से जेड स्क्वायर कॉमन ले लो, नीचे से जेड स्क्वायर कॉमन ऊपर काटोगे तो 2 पावर फिर भी बचेगी, 1 माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर। लिमिट लगाओगे यहां पर माइनस के इन्फिनिटी, यहां 1 अपॉन इन्फिनिटी का मान 0, 1। अब यहां क्या आ गया, माइनस के इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी तो डज नॉट डिफाइन होता है। तब क्या करें, वो तो ये क्वेश्चन भी दे सकता था, ये क्वेश्चन भी दे सकता था। तब हम नई बात बता रहे हैं ना, ये क्या लिखेंगे आप, यहां लिखेंगे एफ जेड डज नॉट डिफाइन। तब लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी किसमें, जेड क्यू अपॉन जेड स्क्वायर -1। यहां से जेड स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहां बचा 1 माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर, इसे ऊपर ले जाइए और इससे ये कट गया जेड बार, इसको ऊपर ले गए 1 माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर का इनवर्स। बाइनोमियल थ्योरम से खोलोगे 1 प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड 4 डॉट डॉट, मल्टीप्लाई करोगे जेड प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन जेड क्यू। तो रेजिड्यू निकालने के लिए क्या लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड इज 1 आएगा। 1 अपॉन जेड का कोफिशिएंट क्या है, यहां 1 है, सभी का 1 1 चल रहा है, वैसे हमें तो ये लेना है कोफिशिएंट 1। तो कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड इज 1, इज रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड टेंस टू इन्फिनिटी पर। अभी इसकी एक फॉर्म और है गई है, रेशनल नंबर वाली, पी क्यू अपॉन एफ क्यू हो, तो ऐसी कंडीशन में पी एफ अपॉन क्यू एफ हो, तो ऐसी कंडीशन में रेजिड्यू आप कैसे निकालेंगे वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। ठीक है, और उस लेक्चर में कोची रेजिड्यू थ्योरम डिफाइन करके दिखाऊंगा। इसीलिए आपको इसके ये तीनों पार्ट, सिंपल वाला, ऑर्डर वाला, इन्फिनिटी वाला, ये सब आने चाहिए, तभी, क्योंकि ये बेस था। अगले लेक्चर आपको तभी समझ में आएंगे, और वास्तव में आप लेक्चर बाई लेक्चर देखेंगे, क्योंकि इसके मैं लगभग 10 लेक्चर बनाऊंगा, मतलब पूरी रेजिड्यू कंप्लीट करके दे दूंगा, तो क्लियर आपकी ये टॉपिक भी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और अपने फ्रेंडों के साथ आप जरूर शेयर करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।